1994 का साल था। शहर के एक कोने में पुराना सा सेंट मैरी गर्ल्स हॉस्टल था, जिसमें अक्सर लोग रात के वक्त गुजरना पसंद नहीं करते थे। पुराने दरख्तों की घनी शाखें, हवा का सरसराना और अंधेरों में गुम होती बिल्डिंग किसी भी मुसाफिर को रुकने पर मजबूर कर देती थी। इसी हॉस्टल की वार्डन थी मरियम फातिमा। पूरा हॉस्टल उसका नाम इज्जत के साथ लेते थे। मरियम असल में एक स्कूल टीचर थी, लेकिन अपने छोटे भाई की वफात के बाद वो बिल्कुल तन्हा हो गई। उसकी भाभी ने किसी और शहर में नई जिंदगी चुनी और मरियम के हिस्से में बस खामोशी रह गई। अकेले लोगों की जिंदगी दर्द छुपाना सिखा देती है, वो अक्सर ये जुमला दोहराती थी। 1992 में जब हॉस्टल को एक नई वार्डन की जरूरत पड़ी, तो मरियम ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तब से वो हॉस्टल को सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, अपना घर समझकर चलाती थी। वो कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देख लेती थीं। कोई लड़की रात को डरे तो मरियम खुद उसके दरवाजे पर हाथ रखकर कहती, बेटा रोशनी जला लो, अंधेरा दिल पर बोझ डाल देता है। कोई स्टूडेंट लेट आए तो वो जरूर डांट देती, पर फिर पेंट्री वाली आंटी से कहकर उसके लिए गर्म दूध भिजवा देती। लड़कियां कहती थीं, मरियम वार्डन सख्त है पर दिल से बिल्कुल मां जैसी है। हर रात 10 बजे स्टाफ घर चला जाता। मरियम अकेली पूरी बिल्डिंग का राउंड लगाती, लालटेन हाथ में, लकड़ी की छड़ी साथ में और आंखों में हिफाजत का जज्बा। वो बाथरूम, छत, बेसमेंट के ताले सब चेक करती, मगर सबसे ज्यादा देर हॉस्टल के पीछे वाले बरगद के पेड़ के पास रुकती। हमेशा अपनी तस्बीह के दाने उंगलियों में चलाते हुए 2 लफ्ज पढ़कर आगे बढ़ जाती। किचन की आंटी ने एक दिन पूछा, आप हर रात इस पेड़ के पास क्यों रुकती हैं? मरियम ने सिर्फ ये कहा, कुछ साए रोशनी से नहीं डरते, बल्कि रोशनी उन तक पहुंचती ही नहीं और वो रोशनी को तरसते रह जाते हैं। आंटी को बात समझ नहीं आई, मगर मरियम की आवाज में एक अजीब सा दर्द था, जो किसी अनजाने राज का पर्दा था। सालों से शांत हॉस्टल में अचानक कुछ गलत होने लगा। रात को लोग बाउंड्री के बाहर घूमते दिखे, बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी हमेशा हिलाई हुई मिलती, कुछ कमरों में किसी आदमी की परछाई जाती देखी गई, किचन में बर्तन खुद ब खुद गिर जाते। मरियम हर चीज को कवर करने की कोशिश करती, बच्चियों को मत डराना, हॉस्टल में सब ठीक है। लेकिन हकीकत ये थी, मरियम को कुछ बड़ा पता चल चुका था। उसने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया, पेड़ की जमीन फिर हिल रही है, कोई वापस आ रहा है। हॉस्टल का गार्ड रघुवीर नजरें सीधी नहीं रखता था। एक रात मरियम ने उसे बरगद के पेड़ के पास जमीन खोदते देखा। इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? वो घबरा गया। पानी ढूंढ रहा था मैडम। बरगद के पेड़ के नीचे पानी? मरियम की आंखों में शक बढ़ गया। उस रात डायरी में लिखा, पेड़ के उजड़ने का मतलब कोई बड़ा हादसा होने वाला है। 25 मार्च 1996 का दिन। हवा तेज थी, हॉस्टल की लाइट्स बार बार जल के बुझ रही थीं। मरियम बैल्कनी से नीचे देखती है और पहली बार 3 आदमी बरगद के पेड़ के पास कुछ दबा रहे थे। वो फ्लैशलाइट लेकर नीचे जाती है। जैसे ही पेड़ के करीब पहुंची, उसकी सांसें रुक गईं। जमीन ताजी खुदी हुई, बीच में पुराना कपड़ा और मिट्टी में आधे घड़े हुए इंसानी नाखून जैसे। उसने चीखने की कोशिश की, पर किसी ने उसका मुंह दबा दिया। बस एक आवाज उसके कान के करीब सुनी, जो सच देख ले जिंदा नहीं छोड़ा जाता। फिर पूरा अंधेरा। 26 मार्च सुबह का मनहूस मंजर। किचन की आंटी सब्जी लेने निकली जब उन्होंने चीख मारी, या अल्लाह, मरियम आपा! पीछे के बरगद के पेड़ पर मरियम लटकी हुई थी, बिल्कुल सीधी, आंखें खुली हुई, जैसे किसी को देख रही हो। रिपोर्ट में लिख दिया गया, सुइसाइड। लेकिन हॉस्टल की हर लड़की जानती थी, मरियम अपनी जिम्मेदारी से कभी भाग ही नहीं सकती थी। फिर वो अपनी जान क्यों देगी? उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक धुंधली लकीर थी, मैं गई नहीं, मुझे ले जाया गया है। 1996 के बाद सेंट मैरी गर्ल्स हॉस्टल की दीवारों पर वक्त की धूल जम चुकी थी। लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त गुजरने पर और ज्यादा जिंदा हो जाते हैं। शाम का वक्त था। हॉस्टल के गेट के बाहर एक पतली, खामोश सी लड़की खड़ी थी, आयशा, बस 18 साल की, जिसे ये तक नहीं पता था कि वो जिस जगह खड़ी है वहीं कभी उसकी मां की चीख दबा दी गई थी। आयशा के हाथ में एक पुराना ब्राउन एनवलप था, जिसमें सेंट मैरीज हॉस्टल से आई चिट्ठी रखी थी। कुछ डॉक्यूमेंट्स तुम्हारी मां की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, तुम आ सकती हो। बस इतना ही। आयशा का दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। उसने दुपट्टे का गला थोड़ा कस कर पकड़ा और हॉस्टल के दरवाजे पर 2 हिचकिचाते हुए कदम ली। गेट पर एक बुजुर्ग गार्ड बैठा था, जिसकी आवाज में कभी ताकत होती होगी, मगर आज सिर्फ कंपन। जब आयशा पास आई, उसने एक पल उसके चेहरे को देखा और सीधा अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। चाबियों का गुच्छा उसके हाथ से गिर पड़ा। तू?
तू संभल हो? आयशा संभल कर, नहीं, मैं उनकी बेटी हूं। गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। आंखों में वो डर था जो वही जानता है जो रातों को अपने गुनाहों के साए गिनता है। वो बुदबुदाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये यहां क्यों वापस आई? आयशा कुछ कह पाती, उससे पहले ही गार्ड चुप हो गया, जैसे किसी ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया हो। धीरे से बोला, हॉस्टल के अंदर रात में अकेली मत घूमना, यहां कुछ आवाजें अभी तक सोई नहीं। आयशा जब अंदर बड़े हॉल से गुजरी तो उसे एक अजीब सा बर्फ जैसा एहसास हुआ, जैसे हवा में एक पुरानी सांस घूम रही हो। उसने खुद से कहा, मैं पहली दफा यहां आ रही हूं, फिर ये सब इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? फ्लोर पर कदमों की हल्की गूंज, छत का पुराना फैन जो हर घड़ी अपनी चीख लिख रहा था, और सबसे ज्यादा कमरा नंबर 7 के पास गुजरते हुए उसके पैर रुक गए। उस कमरे के दरवाजे पर बारिश की बूंदों से घिसकर सिर्फ एक लफ्ज बचा हुआ था, WA। बाकी नाम मिट चुका था, मगर आयशा को उस छुए हुए दरवाजे को देखकर दिल में एक कसक महसूस हुई, जैसे कोई याद जो उसने देखी तो नहीं पर महसूस की हो। वार्डन मिस नूर जहां आयशा को देखकर हैरान हो गई। तुम बिल्कुल सुंबुल जैसी हो, आयशा ने धीमी आवाज में पूछा। आपने चिट्ठी क्यों भेजी थी? वार्डन ने एक पुरानी स्लीटी फाइल आगे रखी, किनारें टूटी हुई। ऊपर लिखा था, 1994 से 1996 तक कॉन्फिडेंट विटनेस सुंबुल। आयशा का रंग उड़ गया। वार्डन की आवाज में अजीब खामोशी थी। तुम्हारी मां ने किसी को देख लिया था जिसे वो नहीं देखना चाहिए था। आयशा की आवाज सूख गई। कौन? वार्डन ने सिर्फ एक लाइन कही, जिस रात मरियम वार्डन लटकाई गई उस रात तुम्हारी मां की जिंदगी भी बदल गई थी। उस रात आयशा को गेस्ट रूम दिया गया। ठंडी हवा फटकी हुई खिड़की से अंदर आ रही थी। रात का वक्त, सब सो चुके थे। आयशा ने आंख बंद की ही थी कि उसे एक धीमी सी खुरच की आवाज सुनाई दी, दरवाजे के बाहर से। आयशा उठकर दरवाजे तक गई, कोई नहीं था। फिर उसने नीचे देखा और उसका दिल थम गया। वहां जमीन पर मिट्टी का वही रास्ता बना था, जैसे किसी ने जमीन को नाखूनों से खुरचा हो, बिल्कुल वैसा ही जैसे मरियम की डायरी में लिखा था। आयशा ने कांप कर कहा, अम्मी, आपने मुझे यहां भेजा या मैं खुद आ गई? कमरे में हवा अचानक सरसराई और पर्दे आयशा ने रात भर आंख नहीं लगने दी। खिड़की के पर्दे अब भी हल्की हरकत कर रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से धक्का दिया हो। सुबह का वक्त था, लेकिन हॉस्टल में एक अजीब सी बेजान शांति थी। वार्डन नूर जहां ने आयशा को स्टाफ रूम में बुलाया। रूम में एक पुराना फैन घूम रहा था और उसकी आवाज में एक अजीब तरह की चीख थी। वार्डन ने सीधे सवाल कर दिया, आयशा, तुम्हारी मां ने तुम्हें यहां आने से मना नहीं किया? आयशा का दिल कच्चा हो गया। वो धीरे से बोली, मेरी मां 6 साल पहले वफात पा चुकी है, एक कार एक्सीडेंट में। वार्डन की आंखों में एक पल को कुछ थरथर आया। अल्लाह रहम करे, पर आयशा, यहां तुम्हारे लिए कुछ आसान नहीं होगा। आयशा ने हाथ में पकड़ा एनवेलप वार्डन के सामने रखा। आपने मुझे बुलाया था, अब कह रही हैं यहां रहना मुश्किल होगा। आखिर मुझे यहां से क्या मिलने वाला है? वार्डन ने ठंडी सांस ली। सच, पर सच कभी आसान नहीं होता। पेंट्री में एक बुजुर्ग कुक थी, रजिया आंटी। वो मरियम को भी जानती थी और सुंबुल, आयशा की मां को भी। आयशा पेंट्री में गई। रजिया आंटी सब्जी काट रही थी। आयशा ने हल्की सी हिचक के साथ पूछा, आंटी, मेरी मां सुंबुल कैसी थी? रजिया आंटी का काटने वाला हाथ रुक गया। चराई हुई आंखों में यादें भर आईं। बच्ची, अगर मां की बात पूछने आई हो तो जान लो, तुम्हारी मां सीधी थी, साफ दिल की, पर उसने एक रात कुछ ऐसा देख लिया था जो देखना नहीं चाहिए था। आयशा का गला सूख गया। क्या देखा था? रजिया आंटी ने हक से कहा। वो रात थी जिस रात मरियम वार्डन को लटकाया गया। आयशा की हृदय धड़क गई। आप कहना क्या चाहती हैं? राजिया आंटी पास आकर सिर्फ एक लफ्ज बोली, मर्डर, जिसे सुनकर आयशा के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसकी मां ने अपनी कॉलेज की उम्र में एक कत्ल देखा था और यह बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। शाम के वक्त आयशा हॉस्टल के लॉन से गुजरी तो उसने देखा वो बूढ़ा गार्ड एक लम्हे के लिए उसकी तरफ घूर रहा था। उसकी आंखों में दर्द नहीं, शर्म नहीं, बल्कि एक अजीब सी पहचान थी, जैसे कहता हो, मैं जानता हूं तू किसकी बेटी है। आयशा उसके पास जाने लगी, मगर गार्ड ने तुरंत अपना चेहरा फेर लिया और सीधा पेड़ की तरफ चल दिया। पर एक बात उसने पलटकर कही जो आयशा का खून जमा गई। तुम्हारी मां रात 2 बजे पेड़ के नीचे किससे मिली थी? किसी को मत बताना। आयशा का सांस रुक गया। मेरी मां पेड़ के नीचे?
किससे? गार्ड चल दिया। आयशा हवा में रह गई। उस रात आयशा को नींद नहीं आई। रूम में हवा नहीं चल रही थी, फिर भी लैंप की रोशनी कभी तेज होती, कभी कम। अचानक कॉरिडोर में हल्की कदमों की आहट हुई। आयशा ने धड़कती सांसों के साथ दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली, लेकिन रूम नंबर 7 का दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, आज आधा खुला था, जैसे कोई अंदर से निकल कर गया हो। आयशा का दिल जोर से धड़का। उसने हिचकते हुए दरवाजा थोड़ा और धक्का दिया। रूम में ठंड और मिट्टी की एक पुरानी बू थी, और फिर आयशा ने वो चीज देखी जिससे उसका बदन कांप गया। बेड के पास की दीवार पर हल्की लकीरों से लिखा था, सुंबुल सच जानती थी। आयशा का गला सूख गया। वो बेहद धीमी आवाज में बोली, अम्मा, आप यहां थी? रूम में हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा पट्ट से बंद हो गया। आयशा की सांस रुक गई। आयशा की रात बंद दरवाजों और ठंडी हवा में गुजरी, और रूम नंबर 7 की लिखाई के साथ गुजरी। पर उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, अम्मी को किस चीज का सच मालूम था? सुबह की रोशनी ने रूम को चमका तो दिया, पर आयशा की आंखों से डर का साया उतर ही नहीं रहा था। वार्डन नूर जहान ने उसे स्टाफ रूम में बुलाया। टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी, एकदम से पीली पड़ी हुई, एक कोने से जली हुई, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ साफ करने की कोशिश की हो। वार्डन ने डायरी आयशा के आगे कर दी। ये तुम्हारी मां सुंबुल के सामान में मिली थी, मगर इस डायरी का एक हिस्सा किसी ने फाड़ दिया था। आयशा के हाथ कांप गए। उसने डायरी खोली। पहला सफा ही जान निकाल देने वाली लिखाई से भरा था। मरियम अपा ने कुछ देखा है। वो दरख्त के नीचे कोई बात करती मिली थी, किसी आदमी से, या कोई साया था, समझ नहीं आया। मुझे डर लग रहा है। आयशा का गला सुन्न हो गया। मेरी मां मरियम अपा को मिलती थी, वार्डन ने धीरे से कहा। तुम्हारी मां ही वो आखिरी स्टूडेंट थी जिसे मरियम ने मौत से पहले कुछ बताया था। आयशा ने अगली लाइन पढ़ी और उसकी सांस रुक गई। अगर मुझे कुछ हो जाए, मेरी बेटी को बता देना। मरियम की मौत इत्तेफाक नहीं थी। डायरी यहीं रुक गई। अगला सफ़हा फटा हुआ था। आयशा को महसूस हुआ जैसे डायरी उसके हाथ में नहीं, उसकी रूह में उतर रही हो। आयशा स्टाफ रूम से निकल ही रही थी कि सामने वहीं बूढ़ा गार्ड आ गया। उसकी आंखों में घबराहट थी, हाथ हिल रहा था। उसने आयशा को देखकर कहा, तुम्हें यहां रहना नहीं चाहिए। ये जगह तुम जैसे बच्चों के लिए महफूज नहीं। आयशा ने पूछा, आप मेरी मां को जानते थे? गार्ड एकदम सुस्त हो गया और आखिरी लफ्ज सिर्फ फुसफुसाहट में बोला, मैं सब जानता हूं, पर अगर सच बोला तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। किसी बूढ़े आदमी का रो देना किसी छुपे गुनाह का सबसे बड़ा सबूत होता है। शाम ढल चुकी थी। हवा में सरसराहट बढ़ रही थी, जैसे कोई पेड़ के पत्तों को जोर से हिला रहा हो। आयशा लॉन में खड़ी उस बड़े बरगद के पेड़ को घूर रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे पेड़ उसे भी घूर रहा हो। अचानक नीचे की मिट्टी हल्की सी हिली। आयशा पीछे हट गई। उसने डायरी फिर से पढ़ी, लैंप जलाया। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला रह गया। जैसे ही लैंप की रोशनी डायरी पर पड़ी, रूम नंबर 7 का दरवाजा फिर चिड़चिड़ाते हुए खुला। आयशा जम गई। दूर से एक बहुत धीमी आवाज आई, सुंबुल। आयशा के जिस्म में बर्फ उतर गई। कॉरिडोर में नई लिखाई बनी थी, जो कल तक नहीं थी। जिस रात मरियम आपा को लटकाया गया, तुम्हारी मां ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। हवा ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। डर और सच का एक और दरवाजा खुलने वाला था। हॉस्टल की सबसे पुरानी कुक रजिया आंटी, जो मरियम के जमाने में भी थी, आयशा के कमरे के बाहर आई। उसने धीरे से कहा, बिटिया, तुम्हारी आम्मी सुंबुल मरियम मैडम की सबसे करीबी लड़की थी। वो दोनों आपस में राज बांटते थे। आयशा की आंखें फट गईं। मेरी अम्मी ने कभी नहीं बताया। रजिया ने सर्द आह भरी। मरियम को लटकाने वाली रात तुम्हारी अम्मी ने उन आदमियों को पेड़ के नीचे देखा था। वो उन्हें रोकने आई थी, पर मरियम मैडम ने खुद उसे भाग जाने को कहा। आयशा के होंठों पर सिर्फ एक लफ्ज बेजान सा निकल कर गिरा, क्या? रजिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत पुराना डर था। तुम्हारी अम्मी ने सिर्फ उन्हें देखा था, इसलिए वो जिंदा रही। मरियम मैडम उनके रास्ते में खड़ी हो गई, अपने बच्चों जैसे हॉस्टल की बच्चियों को बचाने के लिए। आयशा के पैर कमजोर हो गए। मेरी अम्मी इतने साल चुप क्यों रही? रजिया ने डायरी की तरफ इशारा किया। इसलिए कि जो सच है, उन 3 में से एक आदमी आज भी जिंदा है। रात आयशा ने नींद से ज्यादा डर में बिताई। डायरी उसके पास थी, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में ताबीज पकड़कर सोता है। रात के 2 बजे कॉरिडोर में एक पत्थर गिरने की आवाज आई।
आयशा ने दरवाजा खोला। लंबी सीधी गैलरी में कोई नहीं था, बस एक छोटी सी परछाई जिसे देखते ही हवा रुक गई। दीवार के बीच कुछ लिखा हुआ था, ताजा, जैसे अभी अभी कोई उंगली से खुरच कर गया हो। मेरी मौत का फैसला रात को नहीं, दिन में हुआ था। 3 चेहरे थे। आयशा का सांस कट गया। ये हैंडराइटिंग मरियम की डायरी से मिलती जुलती थी, पर ये यहां कैसे? अचानक कॉरिडोर की सारी ट्यूब लाइट्स एक एक करके टिमटिमाने लगी। हर टिमटिमाने में आयशा को कॉरिडोर के आखिर में किसी औरत का सफेद दुपट्टा जैसा कुछ दिखता, फिर गायब हो जाता। आयशा भागती हुई वापस कमरे में आई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसकी धड़कन इतनी तेज थी जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। डायरी उसके बगल में रखी थी और उस पर एक नई लाइन लिखी थी जो पहले नहीं थी, सच के पीछे मत जाओ वरना वो 3 तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आयशा सीधी डायरी को घूरती रह गई। किसने लिखा? कब लिखा? कमरा तो बंद था, डायरी तो उसके हाथों में थी, तो फिर ये लफ्ज किसके थे? कॉरिडोर के आखिर में एक छोटा सा कमरा था जिसको लोग वॉचरूम कहते थे। यहीं पर पुराने गार्ड, चौकीदार और चौकी के रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। आयशा ने दरवाजा धक्का दिया। कमरा अंधेरा था, पर हवा में मिट्टी का भारी सा गुलाब जैसा एहसास था। टेबल पर एक बॉक्स रखा था, बहुत पुराना, लोहे का, उसकी जंजीरों पर झंग लगी हुई थी। आयशा ने जब बॉक्स खोला तो अंदर से एक फोटो निकली। सफेद स्याह फोटो 1996 की। बरगद के पेड़ के नीचे 3 आदमी। उनके चेहरे धुंधले थे, पर उनके कंधों पर हॉस्टल के पुराने सिक्योरिटी बैज थे। आयशा के होंठों से हल्की सी सांस निकली। ये तो वही 3 आदमी हैं जिनका जिक्र डायरी में था। उसने फोटो को रोशनी में उठाया। नीचे लिखा था, रघुवीर, अशफाक, हिम्मत, तीनों नाम जिन्हें वक्त ने मिटाने की कोशिश की थी। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। आयशा ने फोटो दुपट्टे में छुपाई और मुड़ी। सामने वो बुजुर्ग गार्ड खड़ा था। उसकी आंखें रोई हुई थीं, हाथ कांप रहे थे। आयशा ने हिम्मत कर पूछा, ये तीनों कौन हैं और मेरी मां डायरी में इनका जिक्र क्यों करती थी? गार्ड बैठ गया। उसकी सांस भारी थी, जैसे 30 साल का बोझ उतर रहा हो। फिर उसने कहा, बेटा, मरियम की मौत के पीछे इसी हॉस्टल के 3 आदमी थे। मैंने सब देखा था, पर कुछ बोल नहीं सका क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह काम करता था। आयशा के पैर थरथरा गए। गार्ड बोला, उस रात वो तीनों बरगद के पास कुछ दबा रहे थे। हो सकता है कोई सबूत, कोई जुर्म, कोई चीज जिसे मरियम ने देख लिया। आयशा ने पूछा, मरियम आपा ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी? गार्ड ने आंखें बंद कर ली। हाँ, और उन्होंने मरियम को लटका दिया, सुइसाइड का ड्रामा बना दिया, सबको डरा दिया और मुझे खामोश कर दिया। आयशा की आंखें भर आईं। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? गार्ड ने टूटी आवाज में कहा, मैं डर गया था बेटा। इंसान कभी कभी डर कर खामोश हो जाता है, पर वो खामोशी जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है। आयशा को डायरी की वही अधूरी लाइन याद आई। मरियम आपा ने कुछ देखा था। अब सारी कड़ियाओं मिल रही थीं। बरगद के पास 3 आदमी, मरियम का रोकना, फिर उसका लटकना, उस रात आयशा की मां का चिल्लाना, फिर अचानक हॉस्टल छोड़ देना, 30 साल बाद भी डर न मिटना। आयशा ने धीमे से कहा, अम्मी झूठ नहीं बोल रही थी। उन्होंने मरियम को बचाने की कोशिश की थी। उसी वक्त हवा गुनगुनाई, जैसे किसी ने कहा, सच अभी पूरा सामने नहीं आया। आयशा पलटी। कॉरिडोर खाली था, सिर्फ हवा और बरगद की शाखें। वो कमरे की तरफ जा ही रही थी कि स्टेयरकेस के ऊपर एक साया तेजी से गुजरा, बिल्कुल इंसान की तरह, पर कदमों की आवाज बिना। आयशा रुक गई। पुरानी हवा उसके कानों में फुसफुसाई। जिस रात मरियम को लटकाया गया, कोई और भी था जो जिंदा बच गया। आयशा के दिल ने धक से कहा, वो तीसरा आदमी अभी भी हॉस्टल में है। वो जिंदा है और उसे पता चल गया है कि आयशा को सच का पहला सुराग मिल गया है। आयशा डायरी को अपने सीने से लगाए कमरा नंबर 7 के बाहर खड़ी थी। वही कमरा जहां उसकी मां सुंबुल रहती थी। दरवाजा धक्का देते ही एक पुरानी महक उठी, किसी पुरानी किताब, पुरानी रूह, पुरानी यादों जैसी। बेड के नीचे से एक छोटा सा नोटबुक निकला। उस पर लिखा था, सुंबुल, प्राइवेट नोट्स, 1996। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कता रहा। वह बैठी और पहला सफा खोला। उसमें लिखा था, मरियम आपा ने 3 आदमियों को बरगद के पास देखा, कुछ दबा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा, सुंबुल किसी को मत बताना, वो लोग मुझे देख चुके हैं। आयशा ने सांस रोक ली। यानी ये वही रात थी जिस रात सब कुछ खत्म हो गया। मरियम की मौत झूठी थी, उन्होंने उन्हें पकड़ा था। आयशा रो पड़ी। उसकी मां सच में अकेली नहीं थी।
वो किसी को बचाने की कोशिश में फंस गई थी। तभी कॉरिडोर में कदमों की हल्की सी आहट हुई। आयशा पलटी, लंबी सांस लेकर एक बुजुर्ग आवाज बोली, वो रात मैंने भी देखी थी। गार्ड दरवाजे में खड़ा था, वही जिसके आंसू आयशा ने पहले देखे थे। आयशा गार्ड के सामने बैठी, उसकी आंखें पत्थर आ गई थी। गार्ड ने कहना शुरू किया, बेटा, उन तीनों ने मरियम को लटका दिया था और तुम्हारी माँ सुंबुल ने मिसिल ने सब कुछ देख लिया था। आयशा का गला रुक गया। अम्मी को क्या किया उन्होंने? गार्ड की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने उनका पीछा किया। सुंबुल एक दिन में हॉस्टल छोड़ गई, पर उसके पहले वो रात भर रोती रही। उसने मुझसे कहा था, अगर बच गई तो सच बताऊंगी। आयशा की आंखों में आंसू भर आए। गार्ड आगे बोला, 3 में से 2 आदमी मर चुके हैं, बस एक आदमी जिंदा है, हिम्मत, और वो आज भी यहीं आसपास रहता है। आयशा का जिस्म सुन्न हो गया। क्या वो यहीं है? गार्ड ने धीरे से सिर हिलाया। वो हॉस्टल के बगल में पुराने क्वार्टर्स में रहता है, वही जहां पहले चौकीदार रुकते थे। आयशा को महसूस हुआ जैसे पूरा हॉस्टल उसकी तरफ देख रहा हो। रात 11:40 आयशा अपनी माँ की डायरी हाथ में लिए पुराने क्वार्टर्स की तरफ चल रही थी। हवा तेज थी, बरगद का पेड़ हिल रहा था, जैसे कोई चीज इतने सालों बाद आजाद हो रही हो। क्वार्टर का दरवाजा आधा खुला था। आयशा ने धक्का दिया। अंधेरा, डैम्प वॉल्स, पुराने कपड़े और एक कुर्सी पर बैठा एक आदमी जिसका चेहरा अंधेरे में आधा छुपा हुआ। उसने धीरे से कहा, तू सुंबुल की बेटी है? आयशा का दिल कांप गया। हाँ, और मैं यहाँ सच पूछने आई हूँ। आदमी हंस पड़ा, सूखी सी हंसी। तेरी माँ बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, पर हमारे राज उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। आयशा की आंखें भर गईं। तुम लोगों ने मरियम आपा को क्यों मारा? हिम्मत ने कंधे झुका दिए। वो हमें पकड़ रही थी। हम 3 मिलकर हॉस्टल में रेशन का फ्रॉड कर रहे थे। पैसे इधर उधर जा रहे थे। मरियम ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया। आयशा की सांस तेज हो गई। और मेरी माँ? हिम्मत की आवाज कमजोर हो गई। तुम्हारी माँ ने उस रात सब देखा था। वो भागकर स्टाफ रूम में गई, पर हमने उसे धमका दिया। वो बच गई, पर उसके दिल में डर बैठ गया। इसी डर में वो हॉस्टल छोड़कर भाग गई। आयशा की आंखों से आंसू बह गए। तुम लोगों ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी, मेरी माँ की और मरियम की। हिम्मत सिर्फ इतना बोला, जिंदगी का हिसाब कभी ना कभी मिल ही जाता है। तभी पीछे से गार्ड आ गया और पुलिस को बुला लिया। हिम्मत ने बिना रेजिस्टेंस के हाथ आगे बढ़ा दिए, जैसे ये इंतजार 30 साल से कर रहा हूं। पुलिस उसे ले जाते वक्त हिम्मत एक पल के लिए रुककर आयशा से बोला, तेरी माँ मजबूत थी और तू उससे भी मजबूत है। सच कभी दबता नहीं, और 30 साल से ये बोझ मैं भी उठाकर थक चुका हूं। मैंने खुद पुलिस को बुलाया कि इस दुख से मुझे रिहाई मिले। आयशा की आंखों से आंसू बहता रहा, पर उसका दिल हल्का हो चुका था। आयशा हॉस्टल के लॉन में आई, बरगद के पेड़ को देखा और धीरे से कहा, अम्मी, मरियम आपा, आप दोनों की सच्चाई अब जिंदा है। हवा हल्की सी मुस्कुराई, जैसे दोनों रूहों ने शुक्रिया अदा किया हो। मरियम और सुंबुल की कहानी आपको कैसी लगी? और एक बेटी ने अपनी माँ और वार्डन मरियम के उलझे राज को सुलझाने की हिम्मत दिखाई। आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल उलझे राज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।